अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पीरियड टेबल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो आज हम पीरियड टेबल के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम इसको स्टार्ट करते हैं बेसिक से, मतलब हमारी बुक के जो बेसिक पॉइंट्स हैं। तो बेटा सबसे पहले जो हमारी बुक पे जो चीज़ें मैंशन हैं उसको हम एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे कि जिस तरह बुक पे अरेंजमेंट है, जिस साइंटिस्ट ने जिस टाइम पे कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं, हम वो सारी कॉन्ट्रीब्यूशन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो पीरियोडिक टेबल है कोई एक दिन, 2 दिन या कोई 100-200 दिन की जो है वो मेहनत नहीं है, ना वो 1-2 सालों की मेहनत है। इनफैक्ट ये 100-200 ईयर्स की मेहनत है। डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट एरा में डिफरेंट तरीके से कंट्रीब्यूट किया, डिफरेंट तरीके से पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के रेपिटेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, यानी पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ताकि मैं एक पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन कर सके। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा, तो इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसमें से मेन साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशन आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो साइंटिस्ट होगा वो होगा एंटोनी लेवोइजर, सेकेंड हमारे पास होगा डे ब्राइनर्स, देन हमारे पास है न्यूलैंड, फिर हमारे पास है डेमिट्रा मेंडलीव एंड लास्ट हमारे पास होगा मोजलेस। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले जो चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है वो ये कि इस टेबल के अंदर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में एक बात कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना 118 एलिमेंट्स, ये सारे के सारे एक ही दिन में दुनिया में डिस्कवर नहीं हुए थे, ठीक है ना, ये बहुत से शॉर्ट टाइम में डिस्कवर हुए थे। तो अगर हम बात करें, जैसे हम इस करंट एरा की बात करें, तो अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है 2025, तो ये 21वीं सदी है। आपने सुना होगा, हम अपने डेली लिविंग्स में बोलते हैं हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 2025 अगर 21वीं सदी है, यानी ये 2025 अगर हम इसे 3 सदियाँ पीछे जाएँ, उन्होंने लिखा हुआ है कि 3 सेंचुरीज अगो, 3 सदियाँ अगर हम पीछे जाएँ तो हम बात करेंगे 21वीं सदी से अगर 3 माइनस तो हम 18वीं सदी में, ठीक है। तो 2025 में से अगर हम 300 साल पीछे जाएँ तो हमारे पास होता है ऑलमोस्ट 1700 ईयर्स का, जो वो 17 का टाइम है, लाइक 1710 1720 ये वाला जो टाइम पीरियड है। उस ज़माने में हमें सिर्फ 9 एलिमेंट्स जो थी, ऑलमोस्ट 9 to 11 एलिमेंट्स हमें नॉन थी। आगे बुक के कुछ वर्ड्स है लाइक कि हमें लेस देन अ डजन एलिमेंट, तो ऑलमोस्ट ये 11 एलिमेंट्स है यहाँ पे जो मैंने बोर्ड पर मेंशन भी की हुई हैं, ये आपकी बुक में सारे नेम मेंशन है, हम इनको क्लियरली सिंबल्स के साथ इसको याद करेंगे। ये वो एलिमेंट्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ उस ज़माने में, लाइक 1700 का जो टाइम पीरियड था, 18th सेंचुरी का जो स्टार्ट था, उस ज़माने में आपको जस्ट लेस देन अ डजन एलिमेंट्स का पता। डजन मीन्स 12, तो मीन्स 12 से कम एलिमेंट्स, तो जिनमें हमारे पास लिस्ट में शामिल सबसे पहले गोल्ड। बेटा गोल्ड का आपने सिंबल भी साथ याद करना है। गोल्ड का सिंबल होता है AU, आयरन का सिंबल होता है FE, कॉपर का सिंबल होता है CU एंड टिन का सिंबल हमारे पास होता है SN, मरकरी HG, लेड PB, जिंक ZN, कार्बन C एंड देन हमारे पास आर्सेनिक है AS, फॉस्फोरस P एंड सल्फर हमारे पास है S। तो बेटा ये लेस देन डजन एलिमेंट हमें उस जमाने में मालूम थी जस्ट, ठीक है। तो उन एलिमेंट्स ने साइंटिस्ट के लिए इतना सोचने पर साइंटिस्ट को मजबूर कर दिया कि अभी तो जस्ट 11 एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट है, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि इन एलिमेंट्स को कैटेगराइज करें, ताकि इन फ्यूचर अगर हम न्यू एलिमेंट्स भी डिस्कवर करते हैं तो हम सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को पढ़ सकें। जैसे अच्छा मैं आपको समझाते हैं जरूरत क्यों पेश है। ये सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट है। बेटा देखो, अगर आप गोल्ड की बात करो तो ये मेटल है, मरकरी एक मेटल है, आप आर्सेनिक की बात करो इट्स मेटलॉइड, फॉस्फोरस की अगर आप बात करो तो ये नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, जिंक मेटल है, टिन हमारे पास मेटल है, नॉन मेटल एंड सल्फर हमारे पास नॉन मेटल है। तो हमें डिफरेंट एलिमेंट्स थी उस जमाने में, इनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी, और अभी तो ये सिर्फ 11 थी, वो 11 संभालना मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इन एलिमेंट्स को, जो एलिमेंट्स इसको हम सिस्टमेटिक वे में अरेंज करें, सिस्टमेटिक वे में, और उस सिस्टमेटिक वे को ही हमने क्या नाम दिया हुआ है, पीरियोडिक टेबल का नाम दिया है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि पीरियोडिक टेबल जो है वो केमिस्ट्री का एक सिंबल है, सिंबल ऑफ केमिस्ट्री है, जो एक इनोवेशन लेके आया था साइंस के अंदर। नेक्स्ट बेटा अब इसको थोड़ा सा ये स्टॉप करके अपने लेक्चर में आपको 2 टर्मिनोलॉजीज आपको बताना चाहूँगी, ग्रुप्स एंड पीरियड्स, क्योंकि जो हमने आगे फर्दर लेक्चर स्टार्ट करना है उसके अंदर ग्रुप्स का जो है वो बार बार जिक्र हुआ है, तो इसलिए आपको ग्रुप का पता होना चाहिए लाजमी। पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास जो है एलिमेंट्स को 2 वेज में रखा जाता है, ठीक है, हम 2 वेज उसको पढ़ सकते हैं। अब पीरियोडिक टेबल आप सबने देखा हुआ है, अगर मैं इस तरह पीरियोडिक टेबल को ड्रा करूँ, आपने मैट्रिक में सबने देखा हुआ है, तो ये हमारे पास तक पीरियोडिक टेबल होता है। बट अगर मैं एलिमेंट्स को टॉप टू बॉटम या बॉटम टॉप, यानी अगर मैं वर्टिकल लाइन्स में पढ़ूँ लाइक इस सिस्टम में, तो इसमें हम बात कर रहे हैं कॉलम्स की, यानी ऊपर से नीचे। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये एक मार्कर है, ये ऊपर से जिसकी ये डायरेक्शन है, तो ये हमारे पास जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। तो अगर मैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाऊँ या मैं राइट से लेफ्ट जाऊँ, मीन्स अगर इस डायरेक्शन में होगा तो वो पीरियड्स हैं एलिमेंट, लाइक मैं बोलूँ हाइड्रोजन एंड हीलियम, लिथियम, ब्रीलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, तो इसमें हम पीरियड की बात करें। लेकिन ग्रुप क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो अगर मैं टॉप टू बॉटम आऊँ तो वो ग्रुप होगा। तो बेटा पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो वर्टिकल कॉलम्स यानी इस तरह, उसको हम ग्रुप का नाम देते हैं, और जो पीरियड्स है लाइक हॉरिजॉन्टल, उसको हम नाम देते हैं
सॉरी जो वर्टिकल उसको ग्रुप्स का नाम देते हैं, और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल हैं उसको नाम देते हैं पीरियड्स का। अब हम फर्दर में टॉपिक में मूव करते हैं बेटा। तो प्रीवियसली हमारे पास थोड़ी सी एलिमेंट्स थी, लेकिन क्योंकि एलिमेंट्स फर्दर डिस्कवर हो रही थी तो साइंटिस्ट के लिए उनको जो है एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना जरूरी हो गया। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे एंटोनी लेवॉइजर की। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं ये सारी कॉन्ट्रीब्यूशन डिफरेंट साइंटिस्ट की। What was the contributions of Mendeleev? What was the contribution of De Bruyne? What was the contribution of Antoine Lavoisier? तो बेटा एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी अगर मैं कहूँ 1790 के एरा की बात हो रही, लाइक 18th सेंचुरी के शुरू में इतने एलिमेंट्स पता थी। तो 18th सेंचुरी के लास्ट पे, यानी 1790 इज द 18th सेंचुरी, तो 18th सेंचुरी के लास्ट में एंटोनी लेवॉइजर ने कहा था कि जो एलिमेंट्स हैं, जो टोटल उस टाइम पे एलिमेंट्स थे, इसने उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। वन ऑफ देम वाज मेटल्स एंड अदर वाज नॉन मेटल्स। अच्छा वैसे इसकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की इससे ज़रूरत नहीं है, बट हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। बेटा जो मेटल्स होते हैं ना, ये होती हैं ऐसी एलिमेंट जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करती हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मेटल से किसी एग्जाम्पल कर लें तो हमारे पास इसमें आता है सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। एंड नॉन मेटल्स में हमारे पास आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपको पता है कि प्रोटोन के स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, एंड वाले एलिमेंट नॉन मेटल। तो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम मेटल्स एंड नॉन मेटल का कॉन्सेप्ट दिया था? तो उसका नाम था एंटोनी लेवॉइजर, जिसने ऑलमोस्ट 18th सेंचुरी के लास्ट में कहा था कि एलिमेंट्स को 2 क्लासेस में हम डिवाइड कर सकते हैं, वन ऑफ देम इज मेटल एंड अदर वन इज नॉन मेटल। बेटा अगर हम फर्दर मूव करते हैं, हमारे पास था डे ब्रायनर। इसके बाद 19वीं सदी में ये जो 1892 इट्स द टाइम पीरियड ऑफ 19th सेंचुरी, ये 18th सेंचुरी में तो हम बातें कर रहे थे, हम 19th सेंचुरी में आ गए हैं। तो 19th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट, इसका नाम है डे ब्रायनर। ठीक है, तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसको आपने ज़्यादा बेसिक अच्छे अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। तो डे ब्रायनर एक साइंटिस्ट, इसने 1829, अच्छा इन ये जो 3-4 साइंटिस्ट हैं, लेकिन कि आपको सबको 2-3 बातें लाजमी पता होनी चाहिए। डे ब्रायनर की जब उसने काम किया वो डेट 1829, उसने एलिमेंट्स को किस फॉर्म में अरेंज किया? उसने एलिमेंट को ग्रुप्स में अरेंज किया, ग्रुप्स में। उसने किस बेस पे अरेंज किया? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैस। उसने एलिमेंट्स को एटॉमिक मैस। तो ये 2 बातें लास्ट बता रहे थे। डे ब्रायनर ने अपना ला दिया था 1829 में, एलिमेंट्स को अरेंज किया ग्रुप में, किस बेस पे अरेंज किया? एटॉमिक मैस की बेस पे। बेटा इसके अलावा अब हम ये डे ब्रायनर की हमने बातें पढ़ ली कि उसने 1829 में अरेंज किया, ग्रुप्स में अरेंज किया, एटॉमिक मैस की बेस पे अरेंज किया। लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये कि डे ब्रायनर के लॉ को क्या नाम देते हैं? तो डे ब्रायनर के लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ ट्राइएड्स। ये भी हम क्वेश्चन आ सकता है, कोई पूछ सकता है व्हाई द डे ब्रायनर्स लॉ इज कॉल्ड द लॉ ऑफ ट्राइएड्स। तो बेटा ट्राइएड का मतलब होता है 3, ट्राइएड का मतलब है 3। तो इट्स मीन कि उसने एलिमेंट को जो एटॉमिक मैस की बेस पर अरेंज किया था ग्रुप्स के अंदर, उसने हर ग्रुप में 3 एलिमेंट रखे थे, यानी 3 एलिमेंट के उसने ग्रुप्स बनाए थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो उसने 3 एलिमेंट के ग्रुप्स ये बनाए थे, उन ग्रुप्स के अंदर ऐसी कौन सी बात थी, ऐसी कौन सी प्योरिसिटी थी, ऐसे कौन सा यूनिक कैरेक्टर था जिसकी वजह से इसके टेबल को प्योर टेबल कहा गया? कोई तो बात होगी ना, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था कि आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि आप रैंडम बच्चों को कोई प्योर टेबल बनाओ तो कोई भी नहीं बना सकता। ठीक है, प्योर टेबल के लिए प्योरिसिटी का होना क्या है जरूरी है? पीरियोडिक मतलब का मतलब ही क्या है? चीज़ों का रिपीट होना, कुछ यूनिकनेस, कुछ कैरेक्टर उसके अंदर होना। तो इसके टेबल का मतलब इसने ऐसे कौन सी करेक्टर दी थी, तो वो हम जरा एग्जांपल के साथ समझेंगे। बेटा इससे मैं आपको डायरेक्ट इसके स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा, आपको शायद समझना है। हम पहले एग्जांपल पढ़ेंगे, देन हम इसके स्टेटमेंट पे आएंगे। इससे सर फर्स्ट करते हमारे पास 3 एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये तीनों फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। बेटा लिथियम का एटॉमिक मास होता है 6, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 एंड पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39। तो ये 3 एलिमेंट्स। अब आपने गौर से मेरी बात को समझना है। बेटा लिथियम इससे कहा था कि मेरे बनाए हुए, अच्छा देखो आपको नजर आया 3 एलिमेंट्स हैं, तो बेटा ये ट्राइएड है, ये एक ट्राइएड है। ठीक है, तो इसने कहा था कि मेरे बनाए हुए ट्राइएड्स के अंदर फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट, यानी पहले और आखिरी वाले एलिमेंट के अगर आप एटॉमिक मैसेज का एवरेज ले लोगे तो मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मैस के बराबर होगा। ठीक है, हम इसको सोल्व करके देते क्या ये बात कैसे है? तो लिथियम का एटॉमिक मैस है 6, पोटेशियम का एटॉमिक मैस है ऑलमोस्ट 39, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 पे, एवरेज लेंगे तो ये इसका आंसर आता है 6 + 39 45 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर आएगा 22.5, दैट इज ऑलमोस्ट 23। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डे ब्रायनर्स के लॉ की क्या यूनिकनेस थी। एवरी मिडल एलिमेंट, हर दरमियान वाला एलिमेंट हैज़ मैस, उसका जो मैस है वो एवरेज है अदर 2 एलिमेंट, लाइक जो 2 कॉर्नर्स पे एलिमेंट है उन एलिमेंट से अगर एटॉमिक मैसेज का आप एवरेज ले लो तो आपको मिडल वाले एलिमेंट के बराबर मिलता है। तो अभी तक हम अपना लेक्चर का हाफ पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। हमने
एंटोनी लवोइजर की कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ ली हमने, डब्राइनस की कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ ली। अब हम फर्दर मूव करते हैं एक मेन साइंटिस्ट पे जिसने काफ़ी काम किया पीरियोडिक टेबल पे, जिसका नाम है जॉन डाल्टन। जॉन न्यूलैंड। इंग्लिश केमिस्ट था वो एक, ठीक है। तो इंग्लिश केमिस्ट जॉन न्यूलैंड 1864, इसने ये कुछ बातें जिसमें आपको वहाँ याद, यहाँ पे अपनी याद कि 1864 में जॉन न्यूलैंड ने अपना लॉ दिया था, और इसके लॉ को नाम देते बेटा लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये एक इंग्लिश केमिस्ट था। इसके लॉ के बारे में दो बातें याद कर लो। इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था ग्रुप्स की फॉर्म में, और इस दूसरी बात इसने भी अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैस। तो दो बातें, उसने भी क्या किया था ग्रुप्स एटॉमिक मैस, इसने भी अरेंज किया ग्रुप एंड एटॉमिक मैस। तो जॉन न्यूलैंड का जो लॉ था हमारे पास लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। बड़ा सिमिलर है बिल्कुल। देखो उसको ट्राइएड कहा था क्योंकि उसके हर ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट्स थे। इसको ऑक्टेव कहना है। ऑक्टेव का मतलब ही 8 होता है। ऑक्टेव जैसे आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है अल्केन्स के अंदर मिथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। तो ऑक्टेन 8 कार्बन अल्केन। तो ऑक्टा का मतलब होता है, तो ऑक्ट वर्ड है यहाँ मतलब 8। इट्स मीन कि अगर इन ग्रुप्स के अंदर 8 एलिमेंट्स को हम अरेंज कर दें तो उस ग्रुप को हम नाम देंगे वो ऑक्टेव्स हैं। डन। तो इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसने अपने जो ग्रुप्स दिए थे हर ग्रुप के अंदर 8 एलिमेंट्स ने अरेंज किए हुए थे। अब हम फर्दर इसको ना पढ़ते हैं कि जैसे इसके ग्रुप्स के अंदर एक यूनिक बात थी वो एवरेज मैस वाली। तो इसके अंदर क्या था, तो बेटा इसमें आप समझना, इसने एक स्टेटमेंट दी थी। इसने कहा था कि हर एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है, लाइक आपके पास एक एलिमेंट है लिथियम, उसके बाद आपने अगले 7 एलिमेंट मूव करके वापस जब आओगे अगले 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले से मैच हो, लाइक फर्स्ट एलिमेंट उसके बाद उस पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी अगली 8वें एलिमेंट से मैच करेगी। ठीक है। तो मीन्स कि अगर हम काउंट करें कि लिथियम है तो बस 7 एलिमेंट्स बाद 8वीं एलिमेंट लिथियम से मैच करनी चाहिए। अब इसको पढ़ते क्या ऐसा है, तो ये आपके मैंने समझाने के लिए टेबल ड्रा किया आपके सामने। बेटा ये हमारे पास है फर्स्ट ग्रुप में लिथियम। अब मतलब लिथियम इज अ मेटल। लिथियम हमारे पास क्या है, मेटल है। ठीक है। दैट लूज इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें लिथियम तो ये फर्स्ट इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट समझेंगे। ये मैं आपको समझा जस्ट न्यूलैंड को समझाने के लिए। लिथियम हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है। देन ब्रिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीनियम। सो ब्रिलियम इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ। देन जब मैं वापस आई तो मुझे अगला जो 8th एलिमेंट यहाँ मिलेगा दैट इज सोडियम। तो आप बताए सोडियम भी फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। इट इज आल्सो मेटल। तो लिथियम भी मेटल है, अगर सोडियम भी मेटल है। लिथियम भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। लिथियम की वैलेंसी +1, सोडियम की वैलेंसी +1। तो क्या प्रॉपर्टीज रिपीट नहीं हुई है? तो इट्स मीन की प्रोडिसिटी है यहाँ पे। लिथियम गए फर्स्ट टाइम, इसके बाद एवरी 8th एलिमेंट। यहाँ तक आप गए, आप लिथियम से आपने मूव किया नियॉन तक, जब आप वापस आए तो आपको एक मेटल मिलेगा। आप फिर यहाँ से मूव करोगे ऑर्गन तक, आप जब वापस आओगे तो आपको यहाँ पे अगेन क्या मिलेगी, एक मेटल मिलेगी। तो ये हमारे पास जो है वो है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो बेटा हमने क्या पढ़ा, हमने डब्राइनस का लॉ पढ़ा, हमने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ा। अब हम फर्दर मूव कर रहे हैं 1869 में। पहले हमने पढ़ा 1829, देन हमने पढ़ा 1864, अब हम पढ़ेंगे 1869। तो बेटा न्यूलैंड को टोटल 62 एलिमेंट्स का पता था, और ये जो डेमेटर मेंडलीव है फेमस साइंटिस्ट जिसकी सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस है आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसका नाम था डेमेटर मेंडलीव। उसको टोटल उस जमाने में 63 एलिमेंट्स का पता था। अब जैसे हमने बाकी सबकी थोड़ी बातें याद किया, हमने इसका भी याद करना है। इससे भी एलिमेंट्स को अरेंज किया था ग्रुप्स के